हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी में थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट की, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें डिफ्यूजन प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, और सेकंड टॉपिक के हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिफ्यूजन जो है, इसका ये डेफिनेशन है कि डिफ्यूजन जो है वो डिफाइन होता है कि कितने मास में जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के, वो कितने मास में जो है ट्रांसफ़र होते हैं, जो कि रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो है कॉज हो सकती है ये डिस्टर्बेंस। और ये एसोसिएटेड होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, मतलब जो इसका यही मतलब होता है बेसिकली कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी मूवमेंट हो रही है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और ये जो है वो टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। इसके बाद में टर्म है डिफ्यूजन फ्लक्स। तो डिफ्यूजन फ्लक्स सीधा सा ये होता है कि कितने एटम्स मूव हो रहे हैं कितने टाइम में और कितने एरिया में, तो उसे हम बोलते हैं फ्लक्स। तो इसमें जो एटम्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं कि कितने टाइम में और कितने एरिया में मूव जो है वो हो रहे हैं। तो डिफ्यूजन फ्लक्स जो है ये अमाउंट ऑफ मैटर हो रहा है जितना फ्लो कर रहा है यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में, और ये डिनोट होता है जे से। जे जो है डिफ्यूजन फ्लक्स होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो इक्वल होती है dc/dx के। तो ये कहती है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है कितने पर यूनिट चेंज ऑफ पोजीशन में, और ये जो है वो रिप्रेजेंट होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एज ए dc/dx। इसके बाद में लॉज ऑफ डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे कि दो लॉज होते हैं डिफ्यूजन के। फर्स्ट है फिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड है फिक्स सेकंड लॉ। तो फिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है, ये लॉ जो है वो डिस्क्राइब करता है कि कितनी रेट पे डिफ्यूजन जो है वो प्रोसेस हो रही है, और ये लॉ जो है स्टेट करता है कि डिफ्यूजन फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, जो कि हमने पहले टर्म पढ़ी थी। तो जो फ्लक्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं जे से, जो कि प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट dc/dx के। तो यहाँ पे dc जो है वो कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल, कि कितनी जो है कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, और dx जो है वो चेंज इन डिस्टेंस है, दैट इज़ कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो यूनिट एरिया को क्रॉस कर रहे हैं पर क्रॉस सेक्शन को पर सेकेंड में, जो कि प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो इसमें फाइनली जो इक्वेशन बनती है फिक्स फर्स्ट लॉ की, वो है J = -d dc/dx। तो यहाँ पे d जो है ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट आ जाएगा। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल साइन है वो हटके यहाँ पे प्रोपोर्शनल डिफ्यूजन कोफिशिएंट आ जाएगा पेनिट्रेंट का। तो यहाँ पे जो d है वो डिफ्यूजन कोफिशिएंट या फिर डिफ्यूजिटी हो सकती है, और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्लो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो रहा है। और इस केस में जो फ्लक्स है वो इंडिपेंडेंट होता है टाइम के, मतलब इसमें कोई भी टाइम का रोल नहीं होता है। इसके बाद में सेकेंड लॉ है फिक्स सेकेंड लॉ, और इसमें जो है ये लॉ जो है वो डिपेंडेंट होता है टाइम पे, और ये एक्सटेंशन है फिक्स के फर्स्ट लॉ का नॉन स्टेडी फ्लो के अंदर। और यहाँ पे जो डिफ्यूजन फ्लक्स है वो फंक्शन होता है दोनों स्पेस और टाइम का। फिक्स का जो सेकेंड लॉ है वो रिलेट करता है कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कि कितनी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही है कितने टाइम में और कितनी पोजीशन पे। और ये जैसे हमने फर्स्ट लॉ में, तो इससे फर्स्ट लॉ जो होती है उससे ही सेकंड लॉ की जो डेरिवेशन है वो होती है। तो फर्स्ट लॉ का जो था वो था J = -d dc/dx, ये इक्वेशन थी। अब इससे जो डिराइव होके फाइनली बनती है फिक्स की सेकेंड लॉ की इक्वेशन, वो है dc/dt = d2c/dx²। तो ये फिक्स के सेकेंड लॉ की जो है वो इक्वेशन होती है। और यहाँ पे जैसे हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जहाँ पे कंसंट्रेशन लेवल जो है वो टाइम के साथ में चेंज होता है, और ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है रियल सिस्टम पे। तो ये था सेकेंड लॉ फिक्स का।
इसके बाद में दो टर्म्स और है। डिफ्यूजन जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक है स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन और सेकेंड है नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन। तो जो स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन है उसमें है कि जब डिफ्यूजन फ्लक्स जो है वो सेम रहता है या फिर कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ में। जब पूरी प्रोसेस हो रही होती है तब डिफ्यूजन जो फ्लक्स होता है जे वो टाइम के साथ में जो है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन। और फिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो एसोसिएटेड होता है स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन के साथ में, क्योंकि हमने उसमें देखा था फिक्स के फर्स्ट लॉ पे, तो फर्स्ट लॉ जो है वो इंडिपेंडेंट होता है टाइम के। इसके बाद सेकेंड टाइप का डिफ्यूजन है नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन। अब ये जो है उसे बोलते हैं कि जब डिफ्यूजन फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ में जब चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन फ्लक्स जो है वो इटसेल्फ फंक्शन होता है टाइम का। इस टाइप के जो केसेस होते हैं ये फिक्स के सेकेंड लॉ में होते हैं। इसके बाद में अब हम एप्लीकेशंस देखेंगे डिफ्यूजन की कि फार्मेसी के अंदर इसकी क्या एप्लीकेशन होती है। तो फर्स्ट इसमें बेसिकली एप्लीकेशन है कि जो जो ड्रग से जो रिलीज़ होती है डोजेज फॉर्म वो भी डिफ्यूजन डिपेंडेंट ही होती है। जो हम ड्रग्स जो है वो लेते हैं उसका जो रिलीज़ होता है वो जो है वो डिफ्यूजन डिपेंडेंट होती है प्रोसेस। उसके बाद में सेकेंड है कि जो पॉलीमर्स होते हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट के एस्टिमेशन के में भी काम आती है ये प्रोसेस। थर्ड है कि जो एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन होता है ड्रग मॉलिक्यूल्स का लिविंग सिस्टम के अंदर उसका भी प्रेडिक्शन जो है वो इससे हो सकता है। तो ये जो है इसकी एप्लीकेशंस होती है फार्मेसी के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो गैस होती है वो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड्स में वो किस किस तरह से होती है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल्स दे रखे हैं फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस के, जिसमें जो गैसेस होती है वो लिक्विड में डिज़ोल्व होती है, जिसमें आती है एफर्वेसेंट प्रिपरेशंस जिसमें डिज़ोल्व्ड CO2 होती है गैस, अमोनिया वाटर होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो वाटर के अंदर होती है। और फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स जिसमें नाइट्रोजन या फिर CO2 जो है वो होता है एज अ प्रोपेलेंट, इसे भी हम कंसिडर करते हैं एज अ सॉल्यूशंस गैसेस का लिक्विड्स के अंदर। अब जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की लिक्विड के अंदर वो रिप्रेजेंट करती है जो कंसंट्रेशन होती है डिजॉल्व्ड गैस की लिक्विड के अंदर, जब उसकी जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है दोनों विद सम प्योर गैस अबाउट द सॉल्यूशन। इसके बाद में अब हम फैक्टर्स देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं गैसेस के लिक्विड्स के अंदर। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की सॉल्वेंट के अंदर वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स पे और केमिकल रिएक्शन पे, अगर जो गैस और सॉल्वेंट के बीच में जो होती है सॉल्युबिलिटी। इसके बाद में अब हम फर्स्ट फैक्टर देखेंगे कि टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे गैस के लिक्विड्स के अंदर। तो जो प्रेशर होती है गैस की सॉल्यूशन के ऊपर वो इम्पॉर्टेंट होती है गैसियस सॉल्यूशंस में, तो उसका जो सिग्निफिकेंटली वो जो है वो चेंज होते आते हैं सॉल्युबिलिटी में डिज़ोल्व्ड गैस की। प्रेशर जैसे ही चेंज होता है तो जो सॉल्युबिलिटी होती है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो इफ़ेक्ट होता है प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे गैस की उसे हम बता सकते हैं हेनरी लॉ के द्वारा, जिसका मतलब होता है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो मास होता है गैस का जो कि डिज़ोल्व होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर पे गैस के। तो जनरली हम बोल सकते हैं जो कंसंट्रेशन होती है गैस की डिज़ोल्व्ड गैस की वो प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर की गैस की। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ इक्वेशन है C = सिग्मा P। तो यहाँ पे C जो है वो डिज़ोल्व्ड गैस की कंसंट्रेशन है ग्राम्स पर लीटर में और P जो है वो पार्शियल प्रेशर है और जो सिग्मा है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसे हम रेफ़र करते हैं एज अ सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की जनरली वो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो इंक्रीज़ हो जाती है और जब प्रेशर जो है वो हट जाता है तो सॉल्युबिलिटी भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और गैस जो है वो एस्केप हो जाती है। इसके बाद में सेकेंड है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे।
तो जो सॉल्युबिलिटी होती है कई गैसेस की वो कम हो जाती है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जो गैस होते हैं इनकी ज़्यादा ग्रेटर टेंडेंसी होती है फैल जाने की सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो ये गैसेस जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड होती है। तो इसलिए जो एसेंशियल हमें कॉशन जो ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है जब हम कंटेनर को ओपन करते हैं जिसमें गैसियस सॉल्यूशन होता है, जब हम टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है तो हमें ध्यान से जो है उस कंटेनर को ओपन करना पड़ता है। तो इससे अच्छा ये बेटर आइडिया होता है कि जो टेम्परेचर है उसको जब हम रिड्यूस कर देते हैं आइस कूल्ड वाटर के द्वारा, तब हम जो है वो कंटेनर को ओपन कर सकते हैं, और जिससे कि लेस जो है इसकी वो होती है जिससे कि जो है पॉसिबिलिटी लो होती है गैसेस के एस्केप होने की। इसके बाद में नेक्स्ट है फैक्टर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की सॉल्वेंट के अंदर वो जनरली रिड्यूस हो जाती है जब इलेक्ट्रोलाइट्स को हम ऐड करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे शुगर। तो इसे हम जनरली बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। तो इसका मतलब होता है कि जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं तो इससे जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो सॉल्वेंट और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है सॉल्वेंट और गैस के कंपैरिजन में। तो गैस जो है वो बाहर निकल जाती है और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सॉल्वेंट के साथ में सॉल्युबल हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हेनरीज लॉ जो है वो जनरली गैसेस पे अप्लाई होता है जो कि स्लाइटली सॉल्युबल होती है सॉल्वेंट में या फिर रिएक्ट नहीं करती है सॉल्वेंट के साथ में। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है बिटवीन अ गैस एंड अ सॉल्वेंट वो जनरली इंक्रीज हो जाती है और सॉल्युबिलिटी के साथ में गैस की। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे HCl है, HCl गैस जब वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ में, वो रिएक्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के। तो जब डिज़ोल्व होता है वाटर में तो वो अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है और उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो गाइज ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं गैसेस की लिक्विड्स के अंदर और डिफ्यूजन प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज़।